प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। असित क्विज अकेडमी उन सभी छात्रों के सपनों के लिए बनाया गया है जिन्हें सही दिशा और सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है। हम मानते हैं कि सीखना कठिन नहीं होता, बस सही प्लेटफॉर्म चाहिए। इस चैनल पर आपको मिलेंगे आसान, इम्पोर्टेंट, परीक्षा केंद्रित सवाल जो आपकी मजबूती बनेंगे। अगर आप अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं और रोज थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सफलता हर मेहनती छात्र का सपना होता है, एक सही जवाब और एक सफल भविष्य। आज वही तैयारी हम यहाँ करेंगे। खुद को साबित करने का मौका है। पहला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? Which of the following coasts is not a part of the western coasts? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट एंड ऑप्शन डी कन्नड़ तट। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि पश्चिमी तट भारत के पश्चिमी हिस्से में है। कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ है, जो इसे पश्चिमी तट से भौगोलिक रूप से अलग करता है। यह आंध्र प्रदेश राज्य से लेकर तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है और इसका दक्षिणी छोर कावेरी डेल्टा द्वारा चिन्हित है। यह डेल्टा क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो इसे कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। कोरोमंडल तट उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जो इसकी जलवायु और कृषि पद्धतियों को प्रभावित करता है। कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदानों का एक अभिन्न अंग है। ये मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले हुए हैं, जो कोरोमंडल तट को पश्चिमी तट से स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी तट विभिन्न भागों से मिलकर बना है, जिनमें कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट शामिल हैं। ये सभी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, जो उन्हें कोरोमंडल तट से भौगोलिक रूप से भिन्न बनाते हैं। इस प्रकार कोरोमंडल तट की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और जलवायु इसे पश्चिमी तट से अलग पहचान प्रदान करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? द आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप वेयर फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ज्वालामुखी उत्पत्ति, ऑप्शन बी निक्षेपण उत्पत्ति, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति एट ऑप्शन डी भूमि विस्थापन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति। लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, की उत्पत्ति की कहानी मुख्य रूप से कोरल, जिसे मूंगा भी कहा जाता है, के निर्माण की जटिल प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इस प्रक्रिया में मूंगा एवं पॉलिप्स नामक छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल
जमा होकर एटोल और रिफ चट्टानें बनाते हैं। समय के साथ इन एटोल और रिफ में और अधिक मूंगा जमा होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये धीरे धीरे द्वीपों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार मूंगा या प्रवाल निर्माण प्रक्रिया लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। हालांकि कुछ वैकल्पिक सिद्धांत भी मौजूद हैं जो लक्षद्वीप की उत्पत्ति के बारे में अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार लक्षद्वीप की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने के दौरान हुई ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण भी हो सकती है। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप समुद्र के भीतर ज्वालामुखी पर्वत बने, जिनके ऊपर मूंगा का जमाव हुआ। फिर भी यह व्यापक रूप से माना जाता है कि लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप श्रृंखला है, जिसका अर्थ है कि यह भारतीय रीछ के ज्वालामुखी शीर्ष के ऊपर मूंगे के जमाव से बनी है। इस प्रकार ज्वालामुखी गतिविधि ने द्वीपों के लिए आधार प्रदान किया, जबकि मूंगा के जमाव ने उन्हें उनका विशिष्ट रूप दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय क्षेत्र स्वतंत्रता के पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा भारतीय क्षेत्र स्वतंत्रता के पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था? Which Indian territory was known as काला पानी before independence? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एंड ऑप्शन डी गोवा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा, खासकर पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल काला पानी के नाम से बदनाम थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह जगह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों के लिए बुरे सपने जैसी थी। ब्रिटिश सरकार इन स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक बंदियों को कड़ी सजा देने और उन्हें भारत से दूर रखने के लिए इस जेल का इस्तेमाल करती थी। काला पानी की सजा का मतलब था आजीवन कारावास, जिसमें भयानक यातनाएं शामिल थी। इसके अलावा कैदियों को उनके परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता था, जिससे वे भारत से कट जाते थे। इस तरह काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक ऐसी जगह थी जहां उन्हें बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और उन्हें बहुत तकलीफें दी जाती थी, जिससे उनकी जिंदगी नर्क बन जाती थी। यह जगह ब्रिटिश शासन के अत्याचार और क्रूरता की निशानी बन गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? Which place in India is currently known as सफेद पानी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी जैसलमेर एंड ऑप्शन डी कच्छ का रण। नाउ करेक्ट आंसर इज आंसर बी सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत में स्थित है, को वर्तमान समय में सफेद पानी के नाम से पहचाना जाता है। यह नामकरण इस ग्लेशियर की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और विशेषताओं के कारण किया गया है।
सफेद पानी नाम सियाचिन ग्लेशियर के विशाल विस्तार और हमेशा बर्फ से ढके रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह ग्लेशियर हिमालय पर्वतमाला की काराकोरम रेंज में स्थित है, जो इसे एक विशेष सामरिक और भौगोलिक महत्व प्रदान करता है। सियाचिन ग्लेशियर अपने अत्यधिक ठंड के लिए विश्वविख्यात है, जहां तापमान अक्सर शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र बर्फ के स्थायी विस्तार के लिए भी जाना जाता है, जिसके कारण यह एक दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। इस प्रकार सफेद पानी नाम सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली और ठंडी परिस्थितियों को सटीक वर्णन करता है, जो इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? Which Indian state share its border with the maximum number of states? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। वास्तव में उत्तर प्रदेश कुल 9 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, जो इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ लगती है, जो इसे भारत के भूगोल और राजनीति में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। दोस्तों, जब तक आप रुकते नहीं तब तक आप हारते नहीं। अगर आज का क्विज आपको थोड़ी सी भी सकारात्मक परिणाम दे पाया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और असित क्विज एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक समर्थन हमें और मेहनत करने की शक्ति देता है, ताकि हम आपकी सफलता की राह और भी आसान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली is located between which of the following states of India? भाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र एवं गोवा, ऑप्शन बी गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एवं गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात एवं राजस्थान। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात एवं महाराष्ट्र। दादरा और नगर हवेली भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में है
नगर हवेली का मुख्य भाग महाराष्ट्र और गुजरात से घिरा हुआ है। दादरा, जो कि एक छोटा सा हिस्सा है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। दादरा और नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिलाकर एक कर दिया गया है और अब इसे दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रशासनिक कार्य को बेहतर बनाने और विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। जनवरी 2020 में भारत सरकार ने इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक करने का फैसला किया, जिससे यह क्षेत्र अब एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। यह कदम इस क्षेत्र के बेहतर प्रशासन और विकास के लिए उठाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? Which of the following states was formerly known as नेफा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा एवं ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय से लेकर 19 जनवरी 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बाद में 20 जनवरी 1972 के दिन इसे अरुणाचल प्रदेश के रूप में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन था। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य के 24वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिससे यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश ने एक लंबी यात्रा तय की, जो औपनिवेशिक काल से शुरू होकर एक पूर्ण राज्य के रूप में समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? वेयर इज पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल अंडमान एंड ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान। पोर्ट ब्लेयर, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी के रूप में अपनी पहचान रखता है, एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर दक्षिण अंडमान द्वीप पर अपनी भौगोलिक स्थिति बनाए हुए है, जो इसे एक विशेष महत्व देता है। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिससे यह समुद्री गतिविधियों और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करने के लिए पोर्ट ब्लेयर मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस शहर को अब एक नए नाम से भी जाना जाता है, जिसे श्री विजयपुरम कहा जाता है, जो इसकी पहचान को और भी विशिष्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? What is the southern point of the Indian mainland? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी कैप कोमोरिन एंड ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैप कोमोरिन, यानी कन्याकुमारी।
भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। यह भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसके विपरीत पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसमें द्वीप भी शामिल हैं, इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। द्वीपों को मिलाकर यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का मतलब प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें द्वीप शामिल नहीं है। इसलिए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। पूरे भारत की बात करें, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। इस तरह कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट दोनों ही भारत के दक्षिणी छोर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन इनका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं या पूरे भारत की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? द पटकाई हिल्स सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी नेपाल। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी म्यांमार। पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सीमा का निर्माण करती हैं। ये पहाड़ियां जो पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार को अलग करती हैं, भारत म्यांमार सीमा पर एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक फैली हुई है। इसके अतिरिक्त ये पहाड़ियां म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी विस्तृत हैं। अपनी अनूठी जैव विविधता और घने जंगलों के कारण पटकाई की पहाड़ियां एक विशेष पारिस्थितिक महत्व रखती हैं। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का घर है। घने जंगल इन पहाड़ियों को एक दुर्गम क्षेत्र बनाते हैं, जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करते हैं। इस प्रकार पटकाई की पहाड़ियां न केवल दो देशों को अलग करती हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में अपना मूल्यांकन ईमानदारी से स्वयं कीजिए। कितने सही आंसर दिए आपने कमेंट में लिखिए। यदि 7 या 7 से अधिक आंसर दिए हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। मेहनत जारी रखिए। 7 से कम है तो भी हार मत मानिए, मेहनत जारी रखिए। असित क्विज आपके साथ है। आज का हर एक सही जवाब आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाएगा। कल नहीं, आज पढ़िए। ऐसे सवाल रोज पाने के लिए असित क्विज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस यहाँ तक। फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 5 में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।